नंबर 1 पे है निकोलस जैक्सन के एक्शन जैक्सन। क्या प्लेयर है यार, मतलब चेल्सी फैंस की तो बल्ले बल्ले हो गई। 35 मिलियन में इनको 100 मिलियन का स्ट्राइकर मिल गया। जो ला लीगा नहीं देखता होगा उसने इसका नाम भी नहीं सुना होगा इससे पहले। बट व्हाट अ फाइंड बाय चेल्सीज रिक्रूटमेंट टीम। हर एस्पेक्ट में बंदा एलीट लगता है, चाहे होल्ड अप प्ले हो, रनिंग इन बिहाइंड हो, लिंक अप प्ले हो, सब कुछ। हाँ, फिनिशिंग में थोड़ा इंप्रूव कर सकता है लेकिन वो भी इतनी बुरी नहीं है। ऑल इन ऑल ही हैज़ गॉट एवरीथिंग टू गो टू द वेरी टॉप। पर क्या ये सबसे अच्छा खिलाड़ी था इस समर मूव करने वाला? नहीं। तो हमने इसको नंबर 1 पे क्यों रखा? उसका सबसे बड़ा रीज़न था ट्रांसफर्स फी। इस इन्फ्लेटेड मार्केट में चेल्सी ने इसको सिर्फ 35 मिलियन यूरोस में खरीदा। 35 मिलियन में तो इस सीज़न अकेडमी ग्रेजुएट भी नहीं मिल रहे हैं। टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, चेल्सी पेड 60 मिलियन यूरोस फॉर रोमियो लाविया, जो सिर्फ 19 साल का है और टोटल 19 ही स्टार्ट्स किए होंगे लीग में, वो भी एक रेलीगेटेड टीम साउथहैम्पटन के साथ। और दूसरा रीज़न था कि चेल्सी को जैक्सन जैसा प्लेयर चाहिए ही था, अ गाय हु कैन वर्क टायरलेसली एंड लीड द लाइन व्हाइल स्कोरिंग एटलीस्ट 15 गोल्स, क्योंकि चेल्सी परेशान हो गई थी हावर्ट्स के टेंट्रम से और उम्मीद है जैक्सन से कि वो 15 से 20 गोल तो करेगा ही। So according to ETH Football, this is the best transfer of this window by a country mile. नंबर 2 पे है डेक्लन राइस, probably the second best in the number 6 role after Rodri of Manchester City, and that is why we have placed him at the second position. He was Arsenal and Arteta's number 1 target. Arteta knows if he wants to win the Premier League, he needs a guy like Declan Rice, who apart from being a world-class player is a strong character. डेक्लन राइस 21 साल की उम्र से वेस्ट हैम का कैप्टन है। वेस्ट हैम बाहर से आपको छोटा क्लब लगेगा पर इसका फैन बेस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डिमांडिंग है, तो ऐसी टीम को लीड करना छोटी बात नहीं है। और राइस ने वेस्ट हैम को लास्ट ईयर अपनी कैप्टनसी में यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जिताई, जो कि वेस्ट हैम 50 साल बाद कोई ट्रॉफी जीता होगा। तो आर्सेनल इन क्वालिटीज़ से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। और जैसे कि आपको पता होगा कि आर्सेनल लास्ट सीज़न बहुत क्लोज था प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के, लेकिन लास्ट में उनको बॉटलर्स का टाइटल मिला और उन्होंने अपनी लीग की पोजीशन को बॉटल करके सेकंड में फिनिश किया, क्योंकि उनके पास राइस जैसे लीडर्स नहीं थे। मैं राइस को नंबर 1 पे रखता अगर ये डील 80 से 90 मिलियन के बीच में हुई होती। नंबर 3 पे है सैंड्रो टोनाली, जिसको कि न्यूकासल ने साइन किया AC मिलान से। सैंड्रो टोनाली एक टेनिशियस, हार्ड वर्किंग टेक्निकल मिडफील्डर है एंड वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन इटली। इटली के सारे लेजेंड्स टोनाली को उनका नेक्स्ट सुपरस्टार बोलते हैं। बंदे ने अपने प्रीमियर लीग डेब्यू पे ही गोल भी कर दिया एंड ही बिकेम एन इंस्टेंट हिट विद द न्यूकासल सपोर्टर्स। कहा जा रहा था कि न्यूकासल में कोई बड़ा प्लेयर नहीं आना चाहेगा ऐसे हिस्टोरिकल क्लब से, एंड दैट इज़ वाई गेटिंग टोनाली इज़ अ साइन कि न्यूकासल इम्प्रूव कर रहा है। और न्यूकासल को अब अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ऐसे ही प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ कू फॉर देम कि टोनाली ने इनको चूज़ किया। और इसके ऊपर टू गेट हिम फॉर 64 मिलियन यूरोज वाज अ स्टील, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लेटेड मार्केट है, एक तो सऊदी की वजह से और एक चेल्सी की स्पेंडिंग की वजह से। अब न्यूकासल की मिडफील्ड भी किसी से कम नहीं है विद ब्रूनो गोमारेस, जोलिंटन एंड टोनाली। वाह, व्हाट अ मिडफील्ड! This team is here to stay and might surprise many in the Champions League. नंबर 4 पे है अर्जेंटीनियन वर्ल्ड कप विनर एलेक्सिस मैकलिस्टर। इस मार्केट में मैकलिस्टर को 42 मिलियन में लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और लिवरपूल जिनको अपनी मिडफील्ड को रिवैम्प करना था, एक परफेक्ट प्लेयर मिल गया है। ये बंदा बहुत ही अंडररेटेड है। धीमे धीमे अब इसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत से लोग इसको मीडियोकर ही मानते हैं। कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक मीडियोकर टीम के लिए खेल सकता है पर किसी एस्टेब्लिश बिग क्लब के लिए नहीं खेल पाएगा। तो देखते हैं कि क्लॉप के अंडर कैसा परफॉर्म करता है। ग्लिम्सेस दिखते हैं क्वालिटी के, और ऑन द बॉल तो बहुत अच्छा है। और 42 मिलियन में अगर नहीं भी चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जो मेन दिक्कतें हैं वो है इसके पास स्पेस नहीं है, बंदा ज़्यादा भाग नहीं सकता, स्टैमिना उतना नहीं है। तो एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर या डिफेंस को शील्ड करने की बात आएगी तो ये बंदा बिल्कुल फेल हो जाएगा, और प्रीमियर लीग में तो ये क्वालिटी, मतलब ये डिफिशिएंसी दिख ही जाएगी, जैसा कि चेल्सी के अगेंस्ट दिखा था। शुरुआत में 20-30 मिनट जब चेल्सी इतना प्रेस नहीं कर रही थी तो काफ़ी अच्छे इसने थ्रू बॉल्स दिए, साला ने जो असिस्ट किया था उसके लिए बॉल इसने ही प्ले करी थी, लेकिन उसके बाद जब चेल्सी ने मिडफील्ड का कंट्रोल लिया तो इसकी सारी डिफिशिएंसीज दिख रही थी। पर अगर इसको आगे खिलाएंगे नंबर 10 रोल में तो काफ़ी एक्सेल कर सकता है। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि 42 मिलियन में
इसकी मार्केट वैल्यू 70 से 80 मिलियन होनी चाहिए थी। एंड एट 5th वी हैव मूसा डियाबी, जो कि एक फ्रांस इंटरनेशनल है, और एस्टन विला के लिए डियाबी जैसे प्लेयर को खरीदना दिखाता है उनाई एमरी का पुल, क्योंकि एस्टन विला में कोई भी फ्रांस इंटरनेशनल जो इतना टैलेंटेड है नहीं आना चाहेगा। एस्टन विला जो कि 2-3 साल पहले चैंपियनशिप, जो कि इंग्लिश फुटबॉल का सेकंड लेवल होता है, वहाँ खेल रही थी, और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टन विला एक मिड टेबल क्लब है, उसके लिए डियाबी जैसे प्लेयर को खरीदना, वाओ। एंड डियाबी हैज़ मैनी क्वालिटीज़, he has frightening pace, can finish well, and he has got a goal on his Premier League debut also. So Diaby can take Aston Villa to a whole new level, और वो इस साल UEFA Conference League में भी खेलेंगे, तो वॉच आउट, क्योंकि जो उनाई एमरी है वो ऐसे कॉम्पिटिशन्स का तो मास्टर है। उसने सेविया को यूरोपा लीग में इतनी बार जिताया है कि जितना कोई नहीं जीता होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। डियाबी अगर रियल मैड्रिड या बार्सिलोना से लिंक होता और वहाँ चला जाता तब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते, पर अभी इसकी इतनी बातें चल नहीं रही हैं। पर मेरा मानना है कि एस्टन विला ने बहुत सही बंदे को साइन किया है, और इस सीज़न के बाद अगर अच्छा परफॉर्म करता है, 15 से 20 गोल भी मार देता है प्रीमियर लीग में, तो देखना कि सारे बड़े क्लब से लिंक होंगे। और नेक्स्ट सीज़न अभी इसको 55 मिलियन में खरीदा है एस्टन विला ने, अगले सीज़न इसकी वैल्यू 125 मिलियन हो सकती है, 125 मिलियन।